Hello everyone, today we are going to talk about cervical spondylosis. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की क्या कॉजेज़ होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन होती है, किस तरह से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को असेस कर सकते हैं और इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगी। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, व्हाट इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब बहुत सारे बच्चों से जब ये क्वेश्चन किया जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, तो वो ये तो बताते हैं कि इट इज़ अ डिजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ स्पाइन, और उसके अंदर उनके दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ एक ही बात आ रही होती है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शायद एज रिलेटेड है सिर्फ। लेकिन ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जो बात पढ़ते हैं वो इस तरह से है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मोस्टली एज रिलेटेड होता है। यानी ज़्यादातर केसेस के अंदर ऐसे होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट 35 ईयर से ज़्यादा होता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या यंग पेशेंट नहीं होता सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, यंग लोगों के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या कॉजेज़ हैं अदर देन एज जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉज करवाती हैं, वो सारी ये बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई नेक इंजरी हो सकती है, हर्निएटेड डिस्क है, स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर भी ज़्यादा कह लें कि लाइबिलिटी है कि उनके अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो भी हो सकती है। एजिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बोन स्पर्स। बेसिकली जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है इसको आमतौर पे सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट की स्पेस होती है वो कम हो जाती है और बोन स्पर्स बनते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर भी होता है। हम आगे एक्सरे की इमेजेस देखेंगे जिसके अंदर आपको नजर आएगा कि एक तो उसकी इंटरवर्टेब्रल स्पेस जो है वो कम हो गई है और दूसरा वहाँ पे बोन के स्पर्स बने हुए होते हैं। इसके अलावा अगर लिगामेंट स्टिफ हों, ठीक है, पेशेंट ओवरवेट है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसकी वजह से वही बात है सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस को इंजरी हो गई या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। सो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो कभी भी आपने सिर्फ एज नहीं बता के आ जानी ये एज इज अ रिस्क फैक्टर। एज जो है ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज के अलावा और भी ऐसी कॉजेज हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉज करवा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये देखें, आप एक एक्सरे इमेज है, यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी जो स्पेस है, इंटरवर्टेब्रल स्पेस है, वो कम हो गई है और इसके अलावा बोनी स्पर्स भी हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे देखें तो ये स्पेस कम हुई हुई है, ठीक है, और ये जो आपको इसकी ये जो नोक नज़र आ रही है ये क्या बने हुए हैं, ये बेसिकली बोन स्पर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है उसके अंदर एक्सरे के ऊपर आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये होता है कि इंटरवर्टेब्रल स्पेस जो होती है वो कम हो जाती है, और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे बोन स्पर्स होते हैं। नेक्स्ट एक और भी पिक्चर है यहाँ पे, ये आप जैसे देखें, ये वैसे इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो बोन के जो है वो स्पर्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये अगर आप देखें तो डिस्क स्पेस जो है वो नैरो हो चुकी है, यानी कि जो इंटरवर्टेब्रल जो स्पेस है वो कम हो गई हुई है। ठीक है, तो दो बातें आपको एक्सरे के ऊपर मिलती हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास स्पर फॉर्मेशन होती है, और स्पर बेसिकली ये होता है कि जिसके अंदर आपके पास कह लें कि एक बोन ही बेसिकली होती है जो कि जॉइंट स्पेस के अंदर बन जाती है। दूसरी बात ये होती है कि इंटरवर्टेब्रल जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात दिया जाती है, अभी तक हमने पढ़ा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, उसकी कॉजेज क्या हैं। दूसरी बात ये है कि हम पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होगी। अब पेशेंट प्रेजेंटेशन सबसे पहली जो चीज़ है वो तो नेक पेन, नेक स्टिफनेस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो वो ये कह देते हैं कि नेक पेन, नेक स्टिफनेस और साथ पेन रेडिएट कर रही है बाजू के अंदर, यानी कि उसके अंदर बाजू के अंदर जो है वो नमनेस, पैरास्थीसिया या टिंगली सेंसेशन वगैरह हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इटसेल्फ पेन का रेडिएशन नहीं कराता बाजू के अंदर, बल्कि ये जो बात आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन आल्सो लीड टू रेडिकुलर सर्वाइकोपैथी एंड माइलोपैथी, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से रेडिकुलर सर्वाइकोपैथी हो सकती है, और उसके अंदर आपकी जो पेन है वो रेडिएट करेगी, आपके बाजू के अंदर जाएगी, पेशेंट को अपर लिम्ब के अंदर, बाजू के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नमनेस होगी, पेन, पैरालिसिस वगैरह होंगे, और इसी तरह इसकी वजह से माइलोपैथी भी हो सकती है। माइलोपैथी क्या होती है कि जब आपकी वर्टिब्रा में से जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जब कंप्रेशन आएगा
तो उसके कंप्रेसिव जो भी फीचर्स होते हैं वो आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका जो ब्लडर कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है या बैलेंस डिस्टर्बेंस होती है, तो ये सारी वो बातें जो कि सर्वाइकल माइलोपैथी की वजह से हो सकती हैं। तो आपने जब एग्जामिनर को बताना है कि पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, तो आपने सबसे पहले ये कहना है कि नेक पेन, नेक स्टिफनेस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन आल्सो लीड टू रेडिकुलर सर्वाइकोपैथी, जिसकी वजह से रेडिएशन सिम्टम्स आएंगे अपर लिम्ब के अंदर के पेन, नमनेस, पैरासीजियाज, वो होगा सब कुछ, और साथ सर्वाइकल माइलोपैथी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर जो इंटरवर्टेब्रल सेगमेंट होता है वहाँ पे हाइपोमोबिलिटी होती है, क्योंकि उसी वजह से तो नेक स्टिफनेस होती है, और जब नेक स्टिफनेस होती है तो वो सेगमेंट जो है वो आपके पास बेसिकली हाइपोमोबाइल होता है और उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको उसने यहाँ पे ये जो एक इंटरवर्टेब्रल सेगमेंट बेसिकली होता है कि दो वर्टिब्रास, ठीक है, और उनके दरमियान की डिस्क, इसको उसने इनलार्ज करके दिखाया है। तो आपको नजर आ रहा है कि एक ये वर्टिब्रा है, ठीक है, एक ये वर्टिब्रा है, इसके दरमियान में ये आपको डिस्क नजर आ रही है और ये नर्व रूट है, और ये इसके दरमियान से क्या गुजरा है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरा है। सो अगर नर्व दोनों वर्टिब्रा के जो स्पेस है वो अगर कम होगी तो नर्व रूट के ऊपर अगर कंप्रेशन आएगा तो इसकी वजह से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होगी, जिसकी वजह से पेन जो है वो रेडिएट करेगी आपके अपर लिम्ब के अंदर और नमनेस, पेन, पैरासीजर वगैरह होंगे। और अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन होगा तो फिर सर्वाइकल माइलोपैथी होगी। तो आपने ये इस तरह ही पेशेंट प्रेजेंटेशन बतानी है कि नेक पेन, नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन आल्सो लीड टू सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जिस वजह से अपर लिम्ब के रेडिएशन सिम्टम्स, और इट कैन आल्सो लीड टू सर्वाइकल माइलोपैथी जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सिम्टम्स, और इसके अलावा आपके पास जो इंटरवर्टेब्रल सेगमेंट है वो हाइपोमोबाइल होता है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप असेस कैसे करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को। ये अभी तक जो दो बातें हमने डिस्कस की हैं कि सबसे पहले ये होता क्या है, इसकी कॉजेज क्या है, और दूसरी बात ये है कि हमने इसके अंदर पेशेंट प्रेजेंटेशन पूछी। ये अलग अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, कंबाइन करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होती है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरी बात वो है असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को असेस कैसे करेंगे। ऑब्वियसली पेशेंट आपके पास आया है, सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये है, ये भी एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व वर्टिब्रा होती है उससे अबव एंड बिलो जो एरियाज हैं उनको भी असेस करना है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो आपके पास नेक पेन का पेशेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके अंदर C5 या C6 या C6 C7 के ऊपर प्रॉब्लम है, तो बहुत लाइकली है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि उसकी जो अपर थ्रेसिक स्पाइन होती है वो भी स्टिफ होती है। सो जब तक आप उसकी अपर थ्रेसिक स्पाइन की मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे पेशेंट की पेन रिलीव नहीं होती। ठीक है, तो जब भी आपके पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का या किसी भी और सर्वाइकल इश्यू के साथ पेशेंट आए, तो जो भी इन्वॉल्व एरिया होता है उसके अबव और उसके जो बिलो एरियाज होते हैं उनको आपने ज़रूर असेस करना होता है, और अपने ट्रीटमेंट प्लान के अंदर भी आपने उसका ट्रीटमेंट देना है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल नेक पेन का पेशेंट है ड्यू टू एनी कॉज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर आपने उसकी अपर थ्रेसिक स्पाइन भी मोबिलाइज करनी है ताकि पेशेंट की जो अपर थ्रेसिक स्टिफनेस है वो कम हो सके और उसके पेशेंट जल्दी रिलीव, उसकी जो पेन है वो जल्दी रिलीव होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास असेसमेंट के अंदर ये सारी बातें आती हैं कि आप एक्सरे करवा सकते हैं। अब ये बात आपसे एग्जामिनर अलग से भी पूछ सकता है कि एक्सरे के ऊपर आपके पास क्या फाइंडिंग्स होती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरे जो है उसके ऊपर आपको एक तो इंटरवर्टेब्रल जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, वो नज़र आ जाती है, और इसके अलावा वहाँ पे स्पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो ये है कि इंटरवर्टेब्रल स्पेस एक्सरे के ऊपर नैरो हो जाती है। आप इसके अलावा वहाँ पे कर्वेचर ऑफ स्पाइन देखेंगे कि वहाँ पे स्ट्रेटनिंग तो नहीं हुई, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, वर्टिब्रा की अलाइनमेंट ठीक है, और इसके अलावा स्पर फॉर्मेशन। और अगर कोई डिस्क लीजन या नर्व इंजरी होगी तो उसके लिए आपको MRI करवानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क जो होती है या जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो एक्सरे के ऊपर नजर नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे से फिर बात आ जाती है कि स्पेशल टेस्ट आप क्या करेंगे। अब स्पेशल टेस्ट यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं। जो पहला स्पेशल टेस्ट यहाँ पे है वो है स्पर्लिंग टेस्ट। आप सब इससे फेमिलियर हैं, लेकिन एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि स्पर्लिंग टेस्ट बेसिकली सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए नहीं है। इसी वजह से हम स्पर्लिंग टेस्ट को ये भी कहते हैं कि इट इज हेल्पफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वन ऑफ द कॉजेज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की और भी कॉजेज होते हैं जिसकी एक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब अगर रेडिएशन सिम्टम्स नहीं आई या रेडिकुलोपैथी नहीं डेवलप हुई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट को है, तो उसके अंदर स्पर्लिंग टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है ना, तो स्पर्लिंग टेस्ट अगर आपसे कोई पूछेगा किस चीज़ के लिए, तो आपने यही कहना है कि ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए।
इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन के अंदर होता है, आप उसके हेड को एक्सटेंड कराएंगे, लेटरल बेंड कराएंगे टू अफेक्टेड साइड, हेड के ऊपर कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और पेशेंट के अंदर अगर रिप्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स होगी तो इसका मतलब है कि उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा एक और टेस्ट है क्लस्टर ऑफ वेनर, ये ज़्यादातर बुक्स के अंदर नहीं लिखा होता। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट सुपाइन के अंदर होगा, जो भी उसका अफेक्टेड आर्म है उसको अपने 110 डिग्री तक एबडक्ट करना है, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, एक्सटेंशन करा देनी है, और पेशेंट को कहना है कि अपने हेड को ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव करे। अगर उसके अंदर आर्म के अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स आते हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। अब आप कैसे करेंगे? अच्छा, मैनेजमेंट ये जिस तरतीब से मैंने ये चीज़ें लिखी है ना, आपने इसी तरतीब से लिखनी है, क्योंकि यही ऑर्डर है जो कि हम क्लिनिकली पेशेंट को मैनेज करने के अंदर भी यूज़ करते हैं, और एग्जामिनर भी अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ही वो भी आपको पूरे नंबर देगा, वरना आप ऊपर नीचे सबसे पहले आपने कोई लिखा हुआ है कि मोबिलाइजेशन कर दें, एंड पे आप मोडेलिटीज़ की बात करें, तो ये कोई ऑर्डर नहीं होता। ज़्यादातर जो जनरली किताबों के अंदर जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है हम उसी ऑर्डर से आंसर करते हैं। सो अगर आप देखें वैसे भी तो क्लिनिक के अंदर जब पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको मोडेलिटीज़ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने जो लिखा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले आप पेशेंट को मोडेलिटीज़ लगाएं। मोडेलिटीज़ कौन सी यूज़ कर सकते हैं? हॉट पैक यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो क्लिनिक के अंदर अगर आप पिक्चर करें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की मैनेजमेंट को अपने दिमाग में, तो हम उसके बाद सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स ही कराते हैं। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आइसोमेट्रिक्स सर्वाइकल की कैसे होती हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा श्रगिंग ऑफ शोल्डर है। अच्छा, कोई भी आप फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट किसी डिजीज़ की लिख रहे हैं ना, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपने सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेनी कि आपने कौन कौन सी बातें लिखनी है। सबसे पहले मोडालिटीज लिखनी है, उसके बाद आइसोमेट्रिक्स लिखनी है, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज अगर उस रीजन की है तो वो लिखेंगे, जैसे इसके अंदर शगिंग और शोल्डर थी। ठीक है, इसके बाद आप स्ट्रेचेस कराते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कराते हैं, जॉइंट या बोन को मोबिलाइज कराते हैं, और न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन। उसके बाद पोस्चरल करेक्शन, फिर उसकी जो अगर कोई बैलेंस ट्रेनिंग या एक्टिविटी मॉडिफिकेशन वो वगैरह सारी चीज़ें बातें कर लेते हैं, ट्रैक्शन करते हैं कि नहीं करते। और इसके अलावा जो है वो आपने होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना होता है। ये वो जनरल बातें हैं जो कि आपको अगर कोई बीमारी नहीं भी पता तो आपको जहन में अगर ये पॉइंट्स हो गए तो आप उसकी मैनेजमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की ही पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहले तो हमने कहा मोडालिटीज, उसके बाद सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स, फिर श्रगिंग है। स्ट्रेचेज आपको पता है कि हम नेक के रीजन के अंदर ट्रैप्स का, लिवेटर का और पेक्स का स्ट्रेच देते हैं। उसके बाद आपने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करनी है। स्पाइनल मोबिलाइजेशन के अंदर सर्वाइकल एंड थ्रेसिक, क्योंकि इसकी हमने पहले भी बात की है कि जब सर्वाइकल पेन का पेशेंट आपके पास आता है तो उसके अंदर अपर थ्रेसिक स्पाइन भी स्टिफ होती है। सो अपर थ्रेसिक स्पाइन की स्टिफनेस को कम करने के लिए आपने थ्रेसिक स्पाइन भी मोबिलाइज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने उसके अंदर न्यूरल मोबिलिटी करनी है। क्यों न्यूरल मोबिलिटी? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता क्या आया कि रेडियल नर्व थी, अल्नर नर्व थी, मीडियन नर्व थी, वैसे तो इनके अलग अलग से टेस्ट होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता तो आप तीनों नर्व्स की मोबिलाइजेशन कर दें। ठीक है, न्यूरल मोबिलिटी कर दें। पॉस्चर करेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आपके पास इसके अंदर है वो ये है, ठीक है, जब भी एग्जामिनर आपसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में पूछेगा ना, उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में, तो वो ये बात आपसे ज़रूर पूछना चाहता है, ट्रैक्शन। क्यों ट्रैक्शन? क्योंकि आपको पता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर मेनली जो इंटरवर्टेब्रल स्पेस होती है वो कम हो जाती है। सो अगर आप ट्रैक्शन देते हैं, यानी आप दो जो वर्टिब्रा है उनको आप कह लें कि सेपरेट कर रहे हैं, उनको अवे मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो और जो साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेशन जो होती है वो बेहतर होती है और पेशेंट की पेन रिलीव होती है। तो जब तक आप ट्रैक्शन ही ना एग्जामिनर को बताएंगे वो आपको नंबर नहीं देने वाला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर। इसके अंदर एक और बात भी आपने याद रखना है कि जब आपने मैनुअल ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपना जो 1/4 बॉडी वेट होता है ना वो आपने लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रैक्शन है ये ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि जनरली भी अगर आप देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या जितना भी ये जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर आप सर्वाइकल स्पाइन वैसे ही सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलाइजेशन वैसे ही बड़ी कॉशियसली कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे ब्रेन स्टेम जा रहा है, पेशेंट के अंदर वर्टाइगो वगैरह हो सकता है, तो इन चीज़ों का आपने वैसे भी सर्वाइकल ट्रैक्शन के अंदर ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है तो वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अदरवाइज आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर जब तक ट्रैक्शन नहीं बताएंगे एग्जामिनर मुतमईन नहीं होगा। उसके बाद होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर वही सारी बातें आ जाती हैं कि आप पेशेंट को या तो अगर वो घर के अंदर कोई मोडालिटी यूज़ कर सकता है तो मोडालिटी गाइड कर दें। इसके अलावा आइसोमेट्रिक्स बताएं, श्रगिंग बताएं, फिर उसको जो है आप पोस्चरल करेक्शन बताएं। ठीक है, ये सारा आपने उसका होम एक्सरसाइज प्लान बताना होता है और पेशेंट को आपने इंकरेज करना होता है, एजुकेट करना होता है कि कितना उसका टाइम लगेगा उसका रिकवरी के अंदर, या क्या सारे सिम्टम्स हैं आपने पेशेंट को बेसिकली समझाना होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने मोडालिटीज पढ़ी, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स हैं, श्रगिंग, स्ट्रेचेस, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, स्पाइनल मोबिलाइजेशन, सर्वाइकल एंड थ्रेसिक की। ठीक है, इसके अलावा न्यूरल मोबिलिटी है, फिर पोस्चरल करेक्शन है,
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास जो है वो ट्रैक्शन आ जाती है, और इसके अलावा होम एक्सरसाइज प्रोग्राम है। ये 10 के 10 बातें आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर बतानी है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे।